शुरू करते हैं। बाबूजी नौकरी में रहते ही घर बनवा गए थे। फिजूल खर्ची ना करने वाले बाबूजी ने गांव में बंजर पड़ी काफी जमीन खरीद कर रखी थी। वैभव को पढ़ा लिखा कर नौकरी भी लगवा दी और दोनों बेटियों की शादी भी करवाई थी संपन्न घरों में। उनकी मृत्यु के पश्चात अक्सर वैभव माँ को ताना देता था, माँ तुमने बाबूजी को रोका क्यों नहीं, बेकार में पैसा बर्बाद करते रहे बंजर जमीनों को खरीदने में। निर्मला समझाते हुए कहती, नहीं बेटा, उस आदमी ने जीवन भर कड़ी मेहनत करके तुम सभी का भविष्य बनाया है, अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। तुम बहुत दूरदर्शी थे, कुछ गलत कर ही नहीं सकते वे। हाँ हाँ, बैंक में तो कुछ रखा ही नहीं हमारे लिए, जो भी है तुम्हारे नाम पर है। अब अगर कल को पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं किसके सामने हाथ फैलाऊं? तुझे हाथ फैलाने की जरूरत क्यों आएगी बेटा, इतना बड़ा घर है, खेती है, तेरी शादी के लिए अलग से पैसा छोड़कर गए हैं जो मेरे नाम है, वह भी तो तुम लोगों का ही है। निर्मला जी समझाती हुई वैभव को बोली। अपने पति की तस्वीर के सामने रोती हुई निर्मला आज बोलने लगी, क्यों आपने अपनी कसम दी मुझे कि पैसा बच्चों के नाम ट्रांसफर ना करूं? रोज रोज बेटे का ताना सुनना अच्छा नहीं लगता। क्या करूंगी मैं भला इन पैसों का? 100 साल जीऊंगी क्या मैं, जो एफडी कर दिया तुमने। पिता के पैसों से ही वैभव की शादी धूमधाम से हुई। बहू सुशील और समझदार थी, घर संभाल लिया था उसने। अचानक एक दिन वैभव काम से आते ही निर्मला जी से कहने लगा, शहर में फ्लैट बिक रहे हैं, 3 बेडरूम वाले, मेरे सारे दोस्त खरीद रहे हैं माँ, पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा। सभी मुझे चिढ़ा रहे हैं कि तेरे बाबूजी का पैसा है, इतना आराम से खरीद सकता है, किराए पर देने से मासिक आय भी आती रहेगी। निर्मला जी ने फिर से समझाया कि बेटा, अपनी जरूरतों पर अंकुश लगाना सीखो, घर है तो अपने पास फिर फ्लैट खरीदने की जरूरत क्या है। अगले ही दिन दोनों बेटियां अपने पति के साथ आई। निर्मला जी को संदेह हुआ कि वैभव नहीं बुलाया होगा। बहू से पूछने पर उसने सरलता से सब बता दिया कि वैभव ने ही उन पर जमीन बेचने का दबाव डालने के लिए बुलवाया है। अपमान बोध से दुखी हो गई निर्मला जी। इतना अधीर हो गया है वैभव, बाप की जमीन बेचने के लिए, बहनों से वकालत करवाने के लिए बुलवा लिया। जमीन तो माँ लक्ष्मी है, एक बार बिक गई तो भविष्य में कभी खरीद नहीं पाएगा। पापा ने अपनी नाती पोतों के भविष्य का सोचकर ही खरीदा था। खैर, अब समझाने से कोई फायदा नहीं, दिन पर दिन क्लेश बढ़ता ही जाएगा घर में। अगले ही दिन वैभव को जमीन के कागजात देते हुए बोली थी, ये सब तुम लोगों के बाबूजी ने तुम्हारी संतानों के भविष्य के लिए खरीदा था। अब जब तुम लोगों का मन है तो बेच दो, पर एक जमीन मैं नहीं बेचने दूंगी, मेरे मरने के बाद ही बेचना। 2 दिन के अंदर ही वैभव ने खरीदार भी ढूंढ लिया और 4 जमीनें बेच दी। बहनों को कुछ रुपए देकर फ्लैट खरीद लिया था। अपनी पत्नी से निर्मला पर दबाव बनाने लगा शहर में जाकर रहने के लिए। निर्मला ने मना कर दिया। अभी कुछ महीने ही बीते थे जमीन बेचे हुए कि सरकारी सूचना मिली, जो बंजर जमीन थी जंगल में, वहाँ खदान खुलने वाली है। जिनके पास 10 साल पहले का पट्टा है वो 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी पाने के हकदार हो गए। वैभव को भी यह सूचना मिली, उसके तो होश ही उड़ गए। जिन जमीनों को उसने हाल ही में बेचा था, सारी जमीन खदान के क्षेत्र में पड़ रही थी। अब तो जिसने खरीदी है वह भी मुआवजा नहीं ले पाएगा। माँ से कैसे कहे इन शब्दों के विषय में, यही सोच रहा था। निर्मला वैभव को परेशान देखकर समझ गई। उसके माथे पर हाथ फेर कर कहा, मैं कहती थी ना तेरे बाबूजी दूरदर्शी थे, भविष्य के बारे में ही सोचकर खरीदी थी जमीन, पैसे बर्बाद नहीं किए थे। तूने लालच में फंसकर जिस जमीन को मिट्टी का टुकड़ा समझा वह सोना था, सोना। अब तूने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है, पछताने से कोई फायदा नहीं। तू कहे तो बची हुई जमीन भी बेच दूं। नहीं माँ, वह जमीन खदान के क्षेत्र में नहीं आती, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस जमीन को, तुम कभी मत बिकने देना। वह जमीन मुझे हमेशा सीख देती रहेगी मेरे लालच के फल को।